हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट शब्द करेंगे। क्लास 3 तक मैंने करवा दिया था। आज हम क्लास 4 की एनसीईआरटी का साइंस का कर रहे हैं, जिसमें पहला वर्ड दिया हुआ है सेल्सियस स्केल के बारे में पूछा है कि सेल्सियस स्केल क्या होता है। तो तापमान मापने का एक इकाई होता है, इससे तापमान को मापा जाता है। इस सेल्सियस स्केल को सेंटीग्रेड पैमाना भी कहा जाता है। अगला दिया हुआ है चालन। चालन किसे कहते हैं? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित करता है, उसे चालन कहते हैं। इसका मतलब कि जो गर्म सिरा है उसके तरफ से ठंडे सिरे की तरफ जब ऊष्मा हस्तांतरित करती है, उसके पास जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? चालन। अगला दिया हुआ है चालक। ध्यान रखिए कि ये चालन है और ये वाला क्या है? चालक। दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसको क्या बोलते हैं? चालक। अगर ऊष्मा को जाने दे रहे तो ऊष्मा का चालक भी बोल सकते हैं। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसको क्या बोलते हैं? चालक। जैसे कि ये क्या हो जाएगा आपका लोहा। लोहा भी क्या होता है? एक प्रकार का चालक ही है। अगर उसको धूप में रख दिया जाता है तो लोहा क्या हो जाता है? अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है। अगला दिया हुआ है संवहन। संवहन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब जल को गर्म करते हैं तो वाष्प को, जब हम लोग जल गर्म करते हैं, ऐसे समझिए कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, मान लीजिए आप लोग गैस पे चढ़ा दिए पानी को, ठीक है, तो ज्वाला के पास का जल क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। और गर्म हवाएं क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है। जब भी गर्म हवाएं होती है तो ऊपर की ओर उठती है, और जब वहाँ की हवाएं ऊपर की ओर उठेगी तो ठंडी हवाएं उसके जगह को क्या करेंगी? भरने के लिए वापस आ जाएगी। यही प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? संवहन। मतलब कि ऊष्मा का हस्तांतरण होते रहता है। यहाँ पे चालन में बताए थे कि गर्म ऊष्मा ठंडी ऊष्मा की तरफ आती है और गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ आता है। उसी तरह इसमें संवहन में यही विधि चलते रहता है निरंतर। इसी को क्या बोला जाता है? संवहन बोला जाता है। आप लोग इसमें से लिख लीजिएगा, मैंने जो नोट कराया है यही चीज़ें आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कुचालन। कुचालन किसे कहते हैं? तो जैसे चालन था उसी तरह कुचालन। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं दिया जाता है, वहाँ उसको क्या बोलते हैं? कुचालन। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुचालन, जबकि यहाँ पे लिखना चाहिए था क्या? कुचालक। आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे मैंने ठीक लिखा है कुचालक, ठीक है। जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देता उसको क्या बोलते हैं? कुचालक। जबकि चालक में अभी बताया मैंने कि जो पदार्थ अपने से ऊष्मा को जाने देता है उसको बोलते हैं कुचालक, मतलब चालक, ठीक है। आगे आते हैं ऊष्मा रोधी किसको कहते हैं? तो कुचालकों से कुचालक जो भी कुचालक होते हैं उसको ऊष्मा रोधी भी बोला जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुछ ऊष्मा रोधी मतलब क्या? कि जो ऊष्मा को रोके। वही चीज़ कुचालक में है कि जो ऊष्मा को अपने से नहीं जाने देता है। तो वही चीज़ है कि जो अपने से ऊष्मा को नहीं जाने देता है उसको कुचालक भी बोल सकते हैं या फिर ऊष्मा रोधी भी बोल सकते हैं। अगला दिया हुआ है थल समीर। तो थल समीर एक होता है स्थल समुद्रीय समीर। तो दोनों दिया हुआ है, दोनों समझ लेते हैं। तो स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है तो उसे थल समीर कहते हैं। अगर स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बह रही है तो उसको स्थल समीर, और समुद्र की ओर से अगर वही वायु बहेगी स्थल की ओर तो उसको क्या बोलेंगे? समुद्री समीर। ज़्यादा डिफरेंस नहीं। आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ बोला है, जैसे थल समीर बोला है तो थल से हवा चलेगी, और समुद्र समीर बोला है तो समुद्र की तरफ से हवा चलेगी। तो थल समीर में थल से चल के कहाँ चलेगी? समुद्र की तरफ। और समुद्र में वाली में कहाँ चलेगी? समुद्र से स्थल की तरफ। अगला दिया हुआ है विकिरण। क्या होता है विकिरण? चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान पर कोई माध्यम जैसी वायु नहीं है, मतलब कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकांश स्थान पर कोई माध्यम नहीं है, जैसे कि वायु माध्यम यानी कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक प्रक्रम द्वारा। कुछ ऐसा स्थान जहाँ पे कि ये हमारे माध्यम नहीं है, वायु नहीं है, जिसको निर्वात भी बोलते हैं, तो वहाँ से ऊष्मा कैसे आएगी? तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है, ठीक है। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में अधिकांश स्थान पर कोई माध्यम जैसे कि वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा
सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, उस प्रक्रम को विकिरण बोलते हैं। अगला दिया गया है ताप किसे कहते हैं। ताप कोई वस्तु वास्तव में कितना गर्म है, किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीयता माप उसका ताप कहलाता है। ताप मतलब क्या कि कोई वस्तु वास्तव में हम उसको टच करते तो कितना गर्म है, उसकी उष्णता कितना है, उसकी गर्मी कितना है, इसकी विश्वसनीयता का माप करने के लिए उस किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ताप। अगला दिया है ताप मापी किसे कहते हैं। तो ताप मापने वाली युक्ति को ताप मापी बोलते हैं। जिससे तापमान की माप की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, ताप मापी। अगला दिया है थर्मोमीटर। थर्मामीटर क्या होता है, तो थर्मामीटर किसको कहते हैं, जिस तापमापी से हम अपने शरीर का ताप माप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। आप लोगों ने भी थर्मामीटर देखा ही होगा। अगला दिया हुआ है अंकीय तापमापी। अंकीय तापमापी किसे कहते हैं, देखिए तापमापी में पारा भरा होता है। जो तापमापी है उसमें पारा भरा हुआ है। पारा के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा जो होता है ना वो थोड़ी विषाक्त होती है, जहरीली होती है, हम लोग के शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो जो तापमापी होता है उसमें क्या होता है कि उसमें पारा भरा होता है। और पारा अगर मान लीजिए कि आप शीशा के थर्मामीटर ले जाए, उसमें पारा भरा हुआ है, अगर टूट जाता है, आपके शरीर पर लग जाता है तो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इसीलिए अंकीय तापमापी का यूज किया जाता है। जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि आजकल हम लोग थर्मामीटर यूज करते हैं, वो डिजिटल टाइप का होता है, हमारे मुंह में रख दिया जाता है, वो नहीं शीशा का होता है और उसमें पारा का यूज नहीं किया जाता है। तो अंकीय तापमापी वही होता है जिसको डिजिटल थर्मामीटर भी बोलते हैं। तो तापमापी में पारे का प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यधिक कठिन होता है। आजकल तापमापी यानी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसे पारे में उपयोग नहीं किया जाता है। डिजिटल थर्मोमीटर में ये वाले पारे का यूज नहीं किया जाता है। अगला दिया हुआ पूर्तिरोधी किसे कहते हैं। तो थर्मामीटर का उपयोग से पहले और उपयोग के बाद धोना चाहिए। अब मान लीजिए कि थर्मामीटर किसी और में यूज किया गया, उसका टेम्परेचर कुछ और बता रहा था, और वही टेम्परेचर अगर किसी दूसरे में बताए तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उसका टेम्परेचर जितना है उतना ही टेम्परेचर आपके शरीर का भी हुआ। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, थर्मामीटर का जब यूज किया जाता है तो उसको यूज करने से पहले और यूज करने के बाद पूर्तिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक के घोल में अच्छी तरह से धोया जाता है। एंटीसेप्टिक आप उसे डिटॉल के घोल में या फिर अच्छी तरह से पानी में भी उसको क्या कर सकते हैं, धो सकते हैं। तो वही क्या कहलाता है, पूर्तिरोधी। हमारे इस चैप्टर में इतने ही शब्द थे। अगले चैप्टर का हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके इतने के लिए थैंक यू।